नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा और देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु के इस नीच भंग राजयोग का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि धनु राशि के जातकों की साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती की स्थिति में देवगुरु का नीच भंग राजयोग का बनना और वह भी शनिदेव की कारण बनना, शनिदेव से जो योग बन रहा है उससे नीच भंग राजयोग बनना बहुत बड़ी बात है। धनु राशि जातकों के लिए बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। साढ़े साती के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, अगर धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का संपूर्ण विश्लेषण आप देखना चाहते हैं, समग्र विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं पिछले वीडियोस पर प्राप्त आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान भी उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही इस वीडियो पर आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उसे अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों वीडियोस, एक तो साढ़े साती का और दूसरा सितंबर माह का धनु राशि के संबंध में, इनके लिंक मैंने दे दिए हैं, उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको लाभ होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में है, उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनिदेव स्वराशि में विराजमान हैं और देवगुरु का नीच भंग राजयोग धन भाव में बन रहा है। जैसे ही 14 सितंबर को देवगुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि में शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग होगा। यहाँ पर एक जातक ने प्रश्न किया है कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, शनिदेव तुला राशि में ही उच्च के होते हैं, लेकिन नीच भंग के एक नहीं कई सूत्र हैं। पहली बात, स्वराशि में कोई भी ग्रह उच्च के समान ही फल देता है। और दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र का ये सूत्र है कि अगर कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी उसी भाव में गोचर करे तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। देवगुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो गए। शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग हो गया और नीच भंग राजयोग बन गया। तो ये राजयोग देवगुरु का बना धन भाव में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देवगुरु की दृष्टियां कुंडली के छठे भाव पर, अष्टम भाव पर, कर्म भाव पर पड़ रही हैं और साथ ही साथ देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा और इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। देवगुरु आपके धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न ही कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न ही आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है। तो देवगुरु के प्रभाव से ऐसे जातक ज्ञानी भी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं। विशेषकर शासन प्रशासन से जुड़े लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने वाले मैनेजर हों या राजनीति में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, ये सभी देवगुरु के प्रभाव से जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। देवगुरु अगर बलवान हो तो कुंडली के सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं, सभी दोषों को दूर कर देते हैं। और यहाँ पर देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं, इसलिए आपके कुंडली के अन्य भाव में किसी भी ग्रह का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा इस गोचर काल में। और विशेषकर 7.5 में तो आपका किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि देवगुरु और शनि का जो ये योग बन रहा है ये बहुत ही दुर्लभ योग है। कई वर्षों के बाद ये योग बनता है, क्योंकि देवगुरु और शनि दोनों ही ग्रह बहुत समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और दोनों ही कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं।
शनि 2.5 वर्ष में और देवगुरु 1 वर्ष में एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं, तो ये दुर्लभ संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है कि देवगुरु और शनि एक साथ एक भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 7.5 से तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं। इसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात यहाँ देवगुरु के प्रभाव की हो रही है। देवगुरु आपके व्यवहार में गंभीरता लाएंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको कुशल वक्ता बनाएंगे, जिससे समाज में और कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु धन, ज्ञान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शिक्षा, संतान के कारक हैं। देवगुरु संतान के कारक हैं। आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी होगी, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी। और इस गोचर काल में अगर आपको संतान प्राप्त होती है तो वो उसके जन्म से ही आपकी भाग्योन्नति होनी शुरू हो जाएगी, आपके परिवार की भाग्योन्नति होगी और वो बालक जन्म से ही विलक्षण बुद्धि वाला होगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। जातक अत्यधिक धनी होगा, चूँकि ये जो राजयोग बन रहा है ये धन भाव में बन रहा है। साथ ही साथ ज्ञान का धन, संतान का धन और शिक्षा का धन भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि देवगुरु धन भाव में तो नीचभंग राजयोग का निर्माण कर ही रहे हैं, आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में देवगुरु धन, पद, मान सम्मान दिलाते हैं, राज दरबार का सुख मिलता है। अर्थात ऐसे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं में या राजनीति में जाने का अवसर मिलता है और वहाँ पर उच्च पद प्राप्त होता है। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होता है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनते हैं। आपके नाम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात कि सेकंड हाउस में देवगुरु आपको धनवान बनाते हैं, महाधनी बनाते हैं। आप पर कर्ज तो कभी होगा ही नहीं और होगा तो उतर जाएगा। कार्यक्षेत्र में भी सफलता दिलाते हैं और साथ ही साथ धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, ज़मीन, जायदाद, मकान, वाहन सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। ससुराल पक्ष से विशेष लाभ आपको होगा, क्योंकि पत्नी भी आपकी या तो जॉब में होंगी या अर्निंग मेंबर होंगी। और अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो निश्चित रूप से आपको अत्यंत ज्ञानवान और गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कार्य करने वाली पत्नी प्राप्त होगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी। और देवगुरु की दृष्टि, देवगुरु चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाओं, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन देवगुरु की कृपा से प्राप्त होंगे। यहाँ सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से नहीं है, बल्कि मानसिक और पारिवारिक सुखों से भी है। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु गोचर करें या चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु हों तो आप संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेंगे। और ऐसे में गोचर काल में आप अपनी बुद्धि, व्यवहार कुशलता से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध देंगे। पारिवारिक विवाद कोई अगर रहा भी है तो वो समाप्त हो जाएगा और आप सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो माता का स्नेह और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव होगा।
देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु, क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपका कर्ज उतर जाएगा और वाणी में इतना माधुर्य होगा कि आपके शत्रु होंगे ही नहीं हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको कही है कि छठा भाव जो है क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का है। तो जो व्यक्ति अपराध में लिप्त है, जो व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, जिसने जुआ, शराब, अनैतिक कार्यों में अपना धन लुटा दिया हो, कर्जदार हो गया हो, तो उसमें देवगुरु क्या करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो अगर आपने किसी अच्छे कार्य, बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए मकान, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए कर्ज लिया है, तो देवगुरु का ये गोचर आपको कर्ज से मुक्ति दिला देगा और आप सुख सुविधाओं के साधनों पर, पत्नी और बच्चों पर धन खर्च करेंगे, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे और ऐसा करने में आपको खुशी मिलेगी। एक विशेष बात यह है देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा। स्कॉलरशिप से मिल सकता है या कोई पार्ट टाइम जॉब करने से मिल सकता है और आपका स्वभाव ऐसा होगा कि कोई भी आपका शत्रु होगा ही नहीं। अब आइए बात करते हैं देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसका क्या लाभ होगा। देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, किडनी या ब्लड से संबंधित रोग का इस विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से ज्ञान या डीप रिसर्च का भी विचार किया जाता है। पराविज्ञान, ज्योतिष, इनका भी विचार किया जाता है। तो देवगुरु ज्ञान के, धन के, धर्म के, सत्कर्म के कारक हैं। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट देगी। आठवें भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप पर किसी की तरह की भी कोई भी मुसीबत आएगी तो ईश्वर की तरफ से तत्काल आपको मदद हो जाएगी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अष्टम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी। खासकर धन संबंधी अगर कोई परेशानी थी तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और देवगुरु चूंकि धन भाव में ही नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा। ये योग आपको महाधनी बना देगा। ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं देवगुरु। जो जातक रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दैवी मदद आपको हमेशा मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके प्रभाव में लगातार वृद्धि होती रहेगी अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे। यह एक चीज़ मैंने आपको छठे भाव के संबंध में छूट गई थी, वो बता दूं आपको कि जो छठा भाव होता है ये ननिहाल पक्ष का भी होता है और आपको ननिहाल पक्ष से इस गोचर काल में धन प्राप्त हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको ससुराल पक्ष से निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कर्म भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसके प्रभाव के बारे में।
कुंडली का दशम भाव आपके कर्म, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस और आपके पिता का होता है। दशम भाव से ये डिसाइड होता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे। दशम भाव के स्वामी हैं बुध, और आपको बता दूं कि 26 अगस्त से 22 सितंबर तक बुध स्वराशि में गोचर करेंगे, कर्म भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी और बुध और देवगुरु परस्पर मित्र हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में नए नए उपलब्धियां आप हासिल करेंगे, नए नए कार्य आपको मिलेंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे, नए नए आइडियाज़ के साथ, क्योंकि बुध आपकी मेमोरी, आपके मेंटल पावर, आपकी स्किल को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि आप नए नए आइडियाज़, नए नए स्किल के साथ कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से और वहाँ पर बुध के विराजमान होने से, चूँकि देवगुरु राजनीति के भी कारक हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे डिप्लोमेट्स इस गोचर काल में देवगुरु की कृपा से बनेंगे। एक जातक ने प्रश्न किया था राजनीतिक करियर के लिए, तो मैं बता दूं कि राजनीतिक करियर के लिए ये जो गोचर काल है 14 सितंबर से 21 नवंबर, ये बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां होंगी, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, आपकी वेतन वृद्धि होगी, अच्छी जगह आपका ट्रांसफ़र होगा, नए नए तरीके से आपको लाभ होगा। चूँकि धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं, धन भाव में देवगुरु जो है बना रहे हैं नीच भंग राजयोग, और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि स्वराशि में आ जाएंगे 6 सितंबर को। तो आपको धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बस करना ये है कि आप माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, हर तरह का लाभ होगा। अब एक नज़र डालते हैं छात्रों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। छात्रों के लिए ये विशेष सेगमेंट है। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर बहुत ही बेहतर योग लेकर के आया है। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन, प्रशासन, इन सब के कारक होते हैं। देवगुरु भी शासन, प्रशासन, ज्ञान के कारक होते हैं, और बुध जो हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं, स्किल के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, मेमोरी पावर के कारक होते हैं। अब आप ग्रह स्थितियां देखें। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, यानी कि बुध पर पड़ेगी। सूर्य जो कि स्वराशि में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 17 सितंबर को कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे और पूरे 1 महीने तक दशम भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह से सूर्य और बुध दोनों ही आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध 26 अगस्त से 22 सितंबर तक गोचर करेंगे स्वराशि में, कन्या राशि में, दशम भाव में। इसके बाद बुध 22 सितंबर को लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन फिर 2 अक्टूबर को फिर वापस आएंगे कन्या राशि में ही, और 2 नवंबर तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह से सूर्य, बुध और देवगुरु तीनों का ये जो योग है, ये छात्रों के लिए बहुत हितकर है।
सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। देवगुरु भी शासन प्रशासन और ज्ञान के कारक हैं। बुध आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस और आपके मेंटल पावर को बढ़ा देंगे, आपकी स्किल को बढ़ा देंगे। तो पढ़ने लिखने में आपका मन लगेगा। आप जो तैयार करेंगे, जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, और जो आप पढ़ कर के जाएंगे वही एग्ज़ाम में आएगा, तो सफलता मिलेगी। नौकरी के बेटर चांसेस बन रहे हैं। 14 सितंबर से 21 सितंबर तक इस मौके का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, सूर्यदेव की उपासना जरूर कीजिए। और सूर्यदेव की उपासना करने का अर्थ ये है कि उनके गुणों को धारण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, टाइम के पंक्चुअल होइए। निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। खासकर वो जातक जो, चूँकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, जो जातक आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, सफलता के पूरे योग हैं। जो जातक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जॉब में मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। मैंने अपने वीडियोज़ में कहा है कि जब ग्रह स्थितियाँ आपके फेवर में हों, आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और 14 सितंबर से 21 नवंबर तक छात्रों के लिए बेहतर योग बन रहे हैं, तो इसका आप लाभ उठाएं। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आप बनेंगे, क्योंकि कर्म भाव से ये डिसाइड होता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे। आइए अब आपके कमेंट्स पर बात कर लेते हैं। एक कमेंट प्राप्त हुआ है किसी हाउसवाइफ का। उनका कहना है कि उनके 2 बच्चे हैं, जॉब पॉसिबल नहीं है, तो धन लाभ कैसे होगा। धन लाभ जो है वो पति पत्नी परिवार का संयुक्त रूप से होता है। अगर आपके पति किसी जॉब में हैं या व्यवसाय में हैं या किसी अन्य प्रोफेशन में हैं, तो उनको धन लाभ होगा और वो धन लाभ आपको भी होगा। दूसरी बात, पार्ट टाइम जॉब करके भी धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कमेंट प्राप्त हुआ है, एक जातक ने पूछा है कि उनकी लग्न की राशि कर्क राशि है, चंद्र की राशि धनु राशि है, तो अपना राशिफल किस राशि का देखें। तो आपको बता दूं कि आपको अपना राशिफल चंद्र राशि के आधार पर देखना चाहिए। एक कमेंट आया है कि राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा, तो इसके बारे में मैंने अभी चर्चा कर दी है। एक जातक ने पूछा है कि एबव 75 ईयर्स के हैं, अकेले हैं, तो उनके लिए क्या स्थितियाँ रहेंगी। तो मैं बता दूं कि आप पर तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि है। 75 ईयर्स के हैं, आप स्वस्थ हैं, आप मन मस्तिष्क से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इससे बड़ी बात क्या है, आप समाज सेवा कीजिए, शिक्षा दीजिए, अपने ज्ञान को बांटिए, अपने अनुभव को बांटिए, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, सम्मान प्राप्त होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। एबव 75 के लिए तो इससे बेटर कोई कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। एक जातक ने प्रश्न किया है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है, क्या लाभ होगा। निश्चित रूप से आपका अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है तो आपका सबसे पहले तो धन का लाभ होगा, आपकी वेतन वृद्धि होगी, आपको प्रमोशन दिया जा सकता है, आपको उच्च पद दिया जा सकता है, धन का तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और एक कमेंट आया था कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो उसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही पर्याप्त चर्चा कर ली है। तो धनु राशि के जातकों से मेरा ये कहना है कि 7.5 का वीडियो ज़रूर देखें, साथ ही साथ सितंबर 2021 का भी वीडियो देखें। ग्रह स्थितियाँ अनुकूल होने पर ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे लें। दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।